आतमजीत सिंह साहब, मोदी जी ने एक और चीज कह दिया, मतलब मैं आश्चर्यचकित हूं। वो कह रहे हैं कि 25 करोड़ प्लस लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, गरीबी से बाहर निकाला। अब वो मोदी जी की गरीबी की परिभाषा क्या है, ये मोदी ही जी जानते हैं। फिर वो एक हाईलाइट में आपसे इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा। और दूसरा वो कह रहे हैं किसान की पीएम फसल योजना, मतलब जितना बड़ा फ्रॉड ये जो इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस का है, इससे बड़ा फ्रॉड तो मेरे ख्याल में कोई हुआ नहीं। मतलब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की टक्कर के फ्रॉड हैं ये सब, जिसमें आप एक कुछ विशेष लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। जरा मैं इस पे भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा, ओवरऑल टिप्पणी के अलावा। आतमजीत सिंह साहब, 25 करोड़ और किसान की के साथ जो ठगी की गई है, आतमजीत जी सिंह साहब। जी, धन्यवाद आनंद वर्धन जी और नमस्कार प्रेम कुमार जी। आप लोगों ने बात की बजट पे और उस पे मैनिफेस्टो पे, और मैनिफेस्टो पे क्या होने वाला है, तो ये बात तो आपने पहले ही तय कर दी कि वो जुमला है और जुमलाबाजी है, क्योंकि उसको ऐसे लग रहा है कि वो कोई इनविटेशन कार्ड है जिसमें मोदी जी कोई स्वांग रचा रहे हैं और वो अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग वेशभूषाओं में अलग अलग चीजें करते हुए दिख रहे हैं। तो वो तो मोदी जी का एक संकल्प पत्र जो है वो मोदी जी का प्रमोशन कर रहा है। ये बात तो उस जुमला पत्र से क्लियर हो रही है। अब बात आ जाती है कि इसमें जो देश के ज्यादा नागरिक हैं, 80% नागरिक हैं, जिसमें किसान आता है, गरीब आता है, युवा आता है, महिला आती है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 4 ही वर्गों को जानता हूँ और देश में कोई जाति नहीं है, महिला है, किसान है, युवा है और गरीब है। तो उनके लिए मोदी जी ने क्या किया? आपने कहा, अभी आपने एमएसपी की बात की, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात ही करना चाहता हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी में यूएपीए के अंडर 13 लोग अभी जेल में थे, उसमें 9 जो थे, यूसुफ किरमानी जी सुनिएगा, आपके समुदाय के मुसलमान थे, और उसमें सैयद कप्पन को अब 2.5 साल बाद बेल मिली। तो 13 में से 9 मुसलमान थे। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने के चक्कर में इन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, और जम्मू एंड कश्मीर का जितना भी आपका वहाँ का प्रेस क्लब है या उनका प्रेस का यूनिट है वो बंद किया हुआ है। उसको टोटली गैग ऑर्डर है, वहाँ से कोई ना प्रेस की खबर आती है ना कोई प्रेस छपती है। एक अखबार वाला था कश्मीर का, शायद उसको भी उन्होंने बंद कर। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पे ये सरकार क्या करती है और कैसे आप उसको चर्चा करेंगे? अब चूंकि गैग ऑर्डर्स हैं, और अगर आप कोई भी बात करेंगे, अगर आप उन्नाव की बात करेंगे, हाथरस की बात करेंगे, आप उस जम्मू की लड़की की बात करेंगे जिसका मंदिर के पुजारी ने रेप कर दिया था, तो हो सकता है हम पे भी यूएपीए लग जाए। तो मामला ये आ जाता है कि बोले तो बोले कौन। तो इसलिए अब हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू जितनी बात कर सकते हैं अपने लिमिटेड मीन्स में, तो वो करते हैं। अब किसानों की जहां तक बात आ गई, A2+FL पे किसानों को आय दुगनी का जो प्रावधान किया सरकार ने, वो एक बेईमानी था, क्योंकि C2+50% फॉर्मूले पे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है जिसकी खुद अध्यक्षता मोदी जी ने की कि C2+50% जब तक किसान को नहीं मिलेगा किसान खुशहाल नहीं। पर सरकार ने क्या किया, A2+FL पे रेट 1700 से 1800 कर दिया, गेहूं का 1800-1900 कर दिया, और हद 1170-1175 कर दिया। जबकि गेहूं 3,500-4 हजार रुपए में यूक्रेन वॉर अभी भी चल रही है। मिडिल ईस्ट में रिलायंस की ही कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है 4-4.5 हजार रुपए क्विंटल पे, तो डबल मुनाफे पे। हींग लगी ना फिटकरी और रंग भी छोका हुए। प्याज का दाम 2 रुपए होना चाहिए, 10 रुपए होना चाहिए, क्योंकि प्याज की अब फसल तैयार है। पर क्योंकि फसल जो प्याज जो है वो अबू धाबी में 120 रुपए किलो बिक रहा है, तो यहाँ 12 रुपए में भी आपको क्या मतलब 40 रुपए में भी उपलब्ध नहीं। जो टमाटर का दाम किसान को 1 रुपया नहीं मिलता वो हम 40 रुपए में खरीदते हैं। जो आलू का दाम किसान को 1 रुपया नहीं मिलता वो हम 35 रुपए में खरीदते हैं। अब आप देखिए, आलू प्याज टमाटर ये कहते हैं कि हम स्टोरेजेस बनाएंगे, हम संसाधन बनाएंगे, हम उसमें जगह जगह जो है ग्रेडिंग का और सॉर्टिंग का, ये सब चीजें आप पिछले 20 सालों से सुन रहे हैं कि ई नैम प्रोजेक्ट आएगा जिसमें सारी जो जितनी भी आपकी एपीएमसी मंडीज हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी। हैदराबाद में रिक्वायरमेंट आएगी तो पंजाब पूरी करेगा, पंजाब की रिक्वायरमेंट आएगी तो वो आंध्र प्रदेश पूरी करेगा। पर वो कभी सफल होती नजर नहीं आती, क्योंकि आपने उन मंडियों के दरवाजों पर प्राइवेट कंपनियों के ताले लगा दिए। आपने प्राइवेट मंडी का कानून बना दिया और अघोषित इमरजेंसी लगा दी किसानों की कि किसान जो है अपनी बात ना कर सकें। उनके कर्जा मुक्ति पे आप कोई बात नहीं करते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में आपने डाल दिया बड़े कॉर्पोरेट्स का, पर किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। उसकी चवन्नी भी रह जाती है तो वहां से बैंक से फोन आता है कि हम तुम्हारी जमीन नीलाम कर देंगे क्योंकि तुम्हारा चवन्नी का बकाया है। तो इसका मतलब है ये सरकार किसान विरोधी है।
C2+50 पे रेट नहीं दे रही है, A2+FL की बात कर रही है। और जो आपने फसल बीमा योजना की बात की, उसमें आपको कह दूं 36,000 करोड़ रुपया प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को गया है सरकार द्वारा, और किसान के जन धन अकाउंट जो कहते हैं ना 50 करोड़ जनधन अकाउंट खोले, उसमें किसान सम्मान निधि दी जाती है। वो किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए दी जाती है सालाना, उससे ज्यादा पैसा तो काट लिया जाता है, मिनिमम बैलेंस चार्जेस और ये चार्जेस और वो चार्जेस और क्रॉप इंश्योरेंस चार्जेस। और क्रॉप इंश्योरेंस किसका जाता है? क्रॉप इंश्योरेंस जाता है इनकी चुनिंदा कंपनियों के पास। अगर आप उनका डेटा निकलवा लें कि कितने क्रॉप इंश्योरेंस प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना में कितने क्लेम पास हुए आज तक, तो आपके पास वो डेटा नहीं आएगा, क्योंकि वो डेटा अवेलेबल ही नहीं है, वो डेटा हाइड कर लेते हैं। इस वजह से जो किसानों की प्रॉब्लम है और जो मोदी की गारंटी है, वो कहीं ना कहीं खोखली नजर आती है। आपने कहा कि जो सेंटर है, जो सेंटर की सरकार है, वो कॉरपोरेट्स के प्रति तो बड़ी संवेदनशील है। वो आपके बजट में टेक्नोलॉजी की बात करती है, वो आपके बजट में जो योजनाओं की बात करती है कि उनको कॉरपोरेट्स को टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में, कंप्यूटराइजेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर अगर यहाँ कोई फॉरेन जर्नलिस्ट आते हैं, फ्रांस से, यूएस से, यूके से, यूरोप से, तो उनको आप कह देते हैं कि भाई साहब आप चाय पीजिए और जो हम कहते हैं वो लिखिए। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ लिखेंगे और देश के गरीबों को दिखाएंगे और देश की जनता की असलियत बताएंगे, तो हम आप पे मानहानि का दावा करके आपको इस देश से भगा देंगे। एक फ्रेंच जर्नलिस्ट को भगा दिया। तो ये इस तरीके के गैग ऑर्डर्स भी है। और जो उन्होंने कहा एग्रीकल्चर का बजट, आप ही ने कहा कि कोई डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम की इन्होंने बात नहीं की, कोई इन्होंने एमएसपी को क्या इनपुट कॉस्ट से को रिलेट किया। आपको पता है बीज, उर्वरकों और खाद्य के दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए। जो डीएपी आपको 1950 रुपए में 50 किलो मिलती थी, वो 40 किलो भी नहीं मिलती है। खाद का रेट डबल हो गया, यूरिया का रेट डबल हो गया, यूरिया के बैग का। बीज के रेट की तो आप बात ही मत करिए। वैश्विक खेती की तो यहाँ बात ही खत्म हो गई है। वो कहते हैं जी इंपोर्टेड बीज लेने पड़ेंगे और वही डालने पड़ेंगे, तो उसमें किसान की इनपुट कॉस्ट डबल हो गई। अच्छा, फिर आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। आपने एक जुमला दिया कि हम 5 फसलों पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देंगे, कॉटन पर, अरहर पर, मूंग पर। आज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर कॉटन के किसानों को, कपास के किसानों को सिर्फ सुंडी मिली, पिंक सुंडी, क्योंकि उसके जो बीज थे वो दूषित थे। तो क्या करेगा किसान? और जो आपने 5 दालों की बात की, वो मूंग की दाल का एक्सपेरिमेंट किया भगवंत मान ने और कह दिया जी इसमें तो 80% मॉइस्चर से ज्यादा है, मैं तो खरीद ही नहीं सकता। वो मूंग का रेट जो 55-5600 रुपए मिलना था, वो बेचारा किसान 3,500, 3,3200 रुपए में मंडी में बेच गया। तो ये तो कहानी है किसान की। अब दूसरी बात आ जाती है, एक आपने बात की उद्योगों की, तो मैं एमएसएमई का ट्रूथ बता दूं, डिमोनेटाइजेशन के बाद से कोई भी लघु उद्योग, देश की 60 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन है, जिसमें 40% वर्किंग पॉपुलेशन जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र की है, वो बेकार बैठी, उनके पास काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नोटबंदी जब आपने की तो उनका कैश खत्म कर दिया। और एमएसएमईज जो 5 करोड़ 10 करोड़ का बिजनेस करती हैं, उनकी इनपुट जो आती है वो जीएसटी इनवॉइसेस से नहीं आती है, वो कैश से आती है। तो आपने कैश ही ले लिया सारा, तो वो इनपुट क्या खरीदेगा और उसको वैल्यू ऐड करके आउटपुट क्या देगा? दूसरी चीज, आपने जीएसटी लगा दी। आपने कहा कि एक स्पेसिफिक टर्नओवर के लोग ही जो है वो जीएसटी खरीद पाएंगे या जीएसटी दे पाएंगे या इनपुट क्रेडिट ले पाएंगे। बाकियों को जी। आपने छोटी कैटेगरी में डाल दिया, ये कह के कि आप अपनी फॉर्म इतना भर दीजिए और 5% के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो लघु उद्योग तो आपने डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और रॉन्गफुल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में ऑलरेडी खत्म कर दिया। अब तीसरा आखिरी मुद्दा जो आपने रेज किया, असमानता का, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस देश में ब्रिटिश राज के बाद अगर कोई सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर आई है, वो है बिलियनियर राज। हमारे देश में बिलियनियर राज है। और उसका मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं कि इंडिया का जो टॉप 1% है, वो आज की डेट में हाईएस्ट हिस्टोरिकल लेवल पे है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उसके शेयर की बहुत ज्यादा वैल्यूएशन। आज कल आपने सुना होगा, परसों एक जुमला आया था कि 400 बिलियन यूएसडी की हमारी मार्केट वैल्यूएशन हो गई है हमारी कंपनीज की। तो उसका मतलब ये है कि आपके जो हमारा देश में असमानता इतनी बढ़ गई है कि 1% लोगों की 40% संसाधनों पे कब्जा है, और 50% लोगों को जो 1999 में 22.5% संसाधनों पे डिपेंडेंट थे, वो अब सिंगल डिजिट में रह गए हैं। तो मैं कंक्लूड ये कर रहा हूं
कि पिछले टॉप 1% का 99 में 14.7% शेयर था इनकम में, और बॉटम 50% का 99 में 20.7% था। और आज की डेट में जो आपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात की, जिसमें कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निकाला गया, वो बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ना इनकम की बात करती है, ना वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करती है, तो वो बेईमानी। अगर आप इस डेटा को 2015-16 से 2020-21 जो मोदी राज था उस 9 साल में कंपेयर करें, तो बॉटम 50% का शेयर 14.5% से शॉकिंगली 9.8% पे आ गया है, और इसका जो टॉप 1% है उनका शेयर 14% सीधा 40-42% पे चला गया है। इस असमानता के अधिकार को, इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अनएम्प्लॉयमेंट को, और गरीबों की और किसानों की जो हालत है इस समय, उस पे ये संकल्प पत्र या जुमला पत्र कोई बात नहीं करता है। जबकि राहुल गांधी का जो कांग्रेस का बजट है वो इन्हीं 5 विषयों पर, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और दूसरा जो है, तो उस पे ये 25 न्याय इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो टारगेटेड है। और ये क्या कर रहा है, ये संकल्प पत्र जो है वो सारी बातों को छुपाकर एक रोजी पिक्चर पेंट कर रहा है, जो मेरी समझ में ठीक है। आतंकजीत सिंह साहब, चलते चलते एक बहुत ही क्लोजिंग स्टेटमेंट, ये जो घोषणा पत्र है इसने क्या थोड़ी कलई खोल दी है? मतलब लोग अभी तक समझ नहीं पाए थे, अब ये और चीजें बहुत एपरेंट होती जा रही हैं। और एक छोटा सा एक आपसे और टिप्पणी चाहूंगा, अगर आपको याद हो, बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं कि क्यों ना, जब ये अमेरिका की बात करते हैं यूएन की, तो क्यों ना एक आमने सामने की डिबेट मोदी जी और राहुल गांधी में हो जानी चाहिए। देश की जनता को मांग होनी चाहिए कि आमने सामने आ जाओ, 1 घंटे की डिबेट करो, वो आपसे प्रश्न करे, आप उनसे प्रश्न करो। क्या ये सपना है या ये संभव है? पहली बात का जवाब देता हूं जी। आपने कहा कि इस घोषणा पत्र में या इस जुमला, मैं आपको बता दूं, इस जुमला पत्र में जो स्मार्ट सिटी 100 बने थे उसका कोई ब्यौरा नहीं है, उसकी मेंशन ही नहीं किया उन्होंने नौकरियों की बात की थी, जैसे सब लोगों ने कहा नौकरियों पे कोई जुमला जो उन्होंने पहले दे रखा था वो तो खैर सिरे से पहले ही खारिज हो चुका था। इसमें जो पर कैपिटा इनकम है, आपने ये तो कह दिया कि आप विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार हैं, पर आपने ये नहीं बताया कि पर कैपिटा इनकम क्या होगी। क्या जेब में पैसा होगा राशन खरीदने के लिए कि मुफ्त में ही मिलेगा? और कोई बीमारी खुदा ना खास्ता आ गई तो वैक्सीनेशन फ्री में मिलेगी या वैक्सीनेशन 150 रुपए में मिलेगी या 600 रुपए में मिलेगी? एक खुलासा आया जिसमें यह कहा गया 50 रुपए की वैक्सीन को पहले 600 रुपए का बताया गया और उसको बाद में फ्री कर दिया गया। उसके फलस्वरूप जो पूनावाला साहब थे उन्होंने लंदन में बहुत बड़ा मकान सुना खरीदा, बड़े मिलियन पाउंड्स का। तो ये पैसा आया कहां से? और 50 करोड़ रुपए वो मोदी जी को भी देगा इलेक्टोरल बॉन्ड में। और दूसरी बात जो आपने कही, वो डिबेट जो है वो राहुल गांधी की डिबेट तो तब संभव है जब मोदी जी जर्नलिस्ट को एड्रेस करें। उनका तो मोनोलॉग चलता है, अभी यूसुफ साहब ने बताया था, वो तो क्वेश्चन ही नहीं ले पाते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से बात करते हैं। तो राहुल गांधी तो फटाक फटाक बोलेंगे, जैसे वो जाते हैं बाहर कैम्ब्रिज में बात करते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। जब वो विषयों पर बात करेंगे, वो जब सवाल करेंगे तो मोदी जी तो मतलब वो फिर वो आबरा का डाबरा वाला आपने देखा था ना पीछे, जब वो G20 हुआ था तो कौन से वो नेता थे किस देश के, जब उनको मिल रहे थे तो वो आबरा का डाबरा बोल रहे थे और हाथ पैसे से पकड़ रहे थे। तो यहाँ तो कर नहीं पाएंगे, वो हिंदी अंग्रेजी में भी विफल हो जाएंगे। तो मोदी जी का तो पिटारा खुल चुका है। और जो आपने बात की 80-20 वाली, उसका जिक्र भी मोदी जी ने नहीं किया अपने घोषणा पत्र में। और अब आप देख रहे हैं कि राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज के, सैनी समाज के और बाकी त्यागी समाज के, जो इन्हीं के 80% में आते हैं, वो मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। भाई उनके प्राण प्रतिष्ठान कब होंगे? कहानी यहां आके जो है रुक गई है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं और जो मोदी जी बता रहे हैं, उन दोनों में बहुत समानता नहीं है, फर्क है। इसलिए मोदी जी ना प्रेस का सामना कर पा रहे हैं। और राहुल गांधी को तो भूल जाइए, क्योंकि राहुल गांधी जब डिबेट करने लगेंगे तो फिर वो मम्बल करने लगेंगे, उनकी जबान ही टेढ़ी हो जाएगी, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो तो अमेरिकन स्टाइल तो तब हो सकती है डेमोक्रेसी पे बातचीत, जब कोई पढ़ा लिखा आदमी खड़ा हो। जिस आदमी की डिग्री का पता नहीं है, उस आदमी को आप कैसे खड़ा कर सकते हैं डिबेट में? जी।